हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आपके जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके मैं लेके आ चुका हूँ टॉप 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज अपन डिस्कस करेंगे टॉप 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर घोल का रंग हल्का हरा क्यों हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंसिडर करूंगा। इस पर कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में, तो साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है ना। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कौन से कलर का होता है? नीले कलर का होता है। और जब इस नीले विलयन में अपन क्या डाल देते हैं? लोहे की कील। लोहे की कील बोले तो आयरन। जब लोहे की कील अपन नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये नीले कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? हल्का हरा हो जाता है। इसका कारण अपने को बताना है। तो उसके पीछे का अगर मैं बात करूं लॉजिक, तो यह है आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आयरन क्या करता है? कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। तो जब हम Fe की अभिक्रिया CuSO4 से करवाते हैं तो बनता है FeSO4 और साथ में क्या निकलता है? साथ में निकल जाता है अपना कॉपर। तो FeSO4 के बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। कारण सुनना, लोहा जिसको क्या बोलते हैं आयरन अपना Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को हटा दिया उसने यहाँ से सल्फेट से, ठीक है। और फेरस सल्फेट बनता है। FeSO4 को अपन क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। और CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। तो फेरस सल्फेट बनता है जो हरे रंग का होता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, जहां पे हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया बताई थी। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो आयरन की रिएक्शन मैंने कॉपर सल्फेट से करवाई। इस Fe ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और क्या बन गया? फेरस सल्फेट और साथ में कौन निकला? कॉपर। तो FeSO4 के बनने के कारण क्या आंसर देना है अपने को? FeSO4 के बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। खत्म बात। सेकंड क्वेश्चन, श्वसन जिसको क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन, को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? और आपको पता होना चाहिए ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। मतलब ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी में ऊर्जा अथवा ऊष्मा अवशोषित होती है। तो श्वसन के दौरान भोजन जिसमें मेन अपन ने क्या लिखा? ग्लूकोज। श्वसन के दौरान भोजन मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और शरीर को गर्मी मिलती है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रही है मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, अतः ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाता है, श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर रंग बदल जाता है, क्यों? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर रंग बदल जाता है, क्यों? अपन ने पढ़ा था डीकंपोजिशन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें अपन एक पढ़ा था प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारकों का टूटना प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। एक अपन ने पढ़ा था वैद्युत अपघटन, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटना। एक पढ़ा था तापीय अपघटन या तापीय वियोजन, ताप की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना। तो ये एक प्रकार का कौन सा अपघटन है? ये एक प्रकार का अपना प्रकाशीय अपघटन है। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन करवा रहे, इसको फोटोलिटिक अपन बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, प्रकाशीय अपघटन। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में AgCl का अपघटन होकर, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में AgCl का अपघटन होकर AgCl टूटता है किसमें? Ag प्लस Cl2 में। इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2AgCl लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। इधर कितने Ag? 2Ag। इधर भी कितने Ag? 2Ag। इधर क्लोरीन कितने? 1AgCl में 1 क्लोरीन, तो 2AgCl में 2 क्लोरीन। इधर भी कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन। तो ये अभिक्रिया बैलेंस है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl का अपघटन होकर सिल्वर बोले तो Ag और क्लोरीन Cl2 में टूट जाता है। सिल्वर के कारण ये स्लेटी रंग का हो जाता है, सिल्वर के कारण ये स्लेटी ग्रे रंग का हो जाता है, और ये एक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन का मतलब यहाँ पे अभिकारक टूट रहा है किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो 2AgCl प्रकाश की उपस्थिति में देता है 2Ag प्लस Cl2, ठीक है, सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले पदार्थों को वैक्यूम पैक करके क्यों रखा जाता है? खाने वाले पदार्थों को वैक्यूम पैक करके क्यों रखा जाता है? जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं आपने देखा होगा, उनको जो भी अपने पास खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अपन पैकेट जो है ना, उनको अपन सील पैक करके रखते हैं ताकि उनके अंदर हवा ना जा सके, बाहर की वायु उनके अंदर एंटर ना हो। क्योंकि अगर बाहर की वायु उसके अंदर एंटर हो गई
तो वो क्या कर देगा, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देगा, जिससे वो पदार्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझना ध्यान से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे भोजन खराब होने से बचा रहता है। इसलिए अपन उनको क्या करते हैं, वैक्यूम पैक करके रखते हैं, उसके अंदर हवा नहीं आने देते हैं। अगर उसके अंदर वायु आ गई तो भोजन का ऑक्सीकरण होने से वो खराब हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि भोजन का ऑक्सीकरण होकर खाद्य पदार्थों का खराब होना, उनकी गंध और स्वाद बदल जाना, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं। कमेंट में आंसर करना है आप लोगों को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल करवाए थे। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग, क्या पढ़ाया था मैंने, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया अनुप्रयोग, और उसमें मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें से एक इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे भोजन खराब होने से बचा रहता है। अगला, जब जिंक धातु को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिंक को, देखो सुनना ध्यान से, जब जिंक धातु को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब तनु HCl, डाइल्यूट किसको बोलते हैं, तनु को, ठीक है, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो बुलबुले क्यों बनते हैं, तो इसके पीछे का कारण है हाइड्रोजन गैस के बनने के कारण। देखो जब भी अपन जिंक की अभिक्रिया, और मैंने आपको एक लाइन बोली है, और ये लाइन आपको शायद तीसरे चैप्टर से कनेक्ट भी होनी चाहिए, जिन्होंने, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे आपके अपने प्यारे से साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे 3 चैप्टर करवा दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण, और चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो इन 3 चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्रियाशीलता श्रेणी एक टॉपिक पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको बोला था धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में बांटा गया है। सबसे ऊपर आती है उच्च क्रियाशील धातुएं, फिर बीच में आती है मध्यम क्रियाशील धातुएं, और सबसे नीचे आती है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो वहां पे मैंने आपको एक बात बोली थी, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी लाइन, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं, कमल, नमन का, मांगी, अलीजान, फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी कौन है आगे पृथ्वी की। और ये ट्रिक मैंने बताई थी आप लोगों को, इससे रिलेटेड शॉर्ट भी बनाई थी, और कई बार मैं आपको ये ट्रिक बता चुका हूं, तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए। तो इस ट्रिक में मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं या सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, लवण बनाती है। अब जिंक की अभिक्रिया जब हम तनु HCl से करवाते हैं तो लवण बनता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे, अब देखो तनु HCl तो है ही, मैं सिर्फ HCl लिख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कैसा HCl है, तनु HCl है। अब इस तनु HCl के कितने मोल ले लिए मैंने, मतलब कितने इसके आगे गुणांक लगा दिए मैंने 2 से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन इधर भी 2 क्लोरीन, जिंक 1 है, जिंक 1 है। ये रिएक्शन अपनी क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो जिंक अम्ल से क्रिया करके, देखो सुनना, जिंक इस अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिससे बुलबुले दिखते हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया। ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक ने हाइड्रोजन को उसके अम्ल से विस्थापित कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गई। वरना ऐसे देख लो, जो हाइड्रोजन किसी जमाने में क्लोरीन के साथ था, आज हाइड्रोजन अकेला है, और जो जिंक किसी जमाने में अकेला था, आज वो क्लोरीन के साथ था। तो जिंक की जब हम 2HCl से करवाते हैं तो बनता है ZnCl2, और साथ में निकलती है अपनी हाइड्रोजन गैस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्मा का अवशोषण क्यों होता है। देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जिनको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए बाहर से ऊष्मा लेनी पड़ती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि उत्पाद बाहर से ऊष्मा लेता है, बाहर से ऊष्मा ग्रहण करता है, ऐसी अभिक्रिया को अपन ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखा है सुनते जाना, इस अभिक्रिया में अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक बात है। इसीलिए वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करता है, और बाहर से ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, बाहर से ऊष्मा ले रहा है, मतलब ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आगे संक्षारण, जिसको कि मन बोलते हैं कोरोजन, क्या है उदाहरण से ही समझाइए। तो संक्षारण सिंपल सी अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो धातुओं का ऑक्सीकरण होना संक्षारण कहलाता है। तो जब कोई धातु हवा में उपस्थित, अब हवा में क्या क्या उपस्थित हो सकता है, नमी हो सकती है, वाटर वेपर, ऑक्सीजन हो सकती है, या अन्य पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होती है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। धातुओं का वातावरणीय कारकों जैसे कि नमी, ऑक्सीजन अथवा अन्य पदार्थों, अन्य रासायनिक पदार्थों से क्रिया करके धीरे धीरे अपघटित होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, जिसको अपन बोलते हैं जंग, और जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 डॉट, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O, ये है अपना जंग का रासायनिक सूत्र, ठीक है। यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनता है बेसिकली, तो आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है।
अगला विकृत गंधता रेंसिडिटी क्या है, इसे रोकने के 2 उपाय बताइए। जब वसा और तेलिक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, अभी अभी अपन ने ऊपर एक टॉपिक भी पढ़ा था और मैंने आपको उसका आंसर कमेंट करने के लिए बोला था, और उसका आंसर क्या है बच्चों, विकृत गंधता, जिसको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। ये विकृत गंधता रेंसिडिटी क्या होती है, तो जब वसा और तेलयुक्त भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे अपन क्या बोल देते हैं, विकृत गंधता। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। उपाय, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। एंटीऑक्सीडेंट देखो नाम से समझ आ रहा है, ऑक्सीडेंट का एंटी मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। तो अपन खाद्य पदार्थों में ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट ही होते हैं वो। तो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रुक गई तो खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाएंगे, मतलब वहां पे विकृत गंधता नहीं होगी। तो विकृत गंधता रेंसिडिटी क्या है, जब वसा और तेलिक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधता कहते हैं। उपाय, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। वैक्यूम पैकिंग या नाइट्रोजन गैस भर के पैक करना। देखो क्वेश्चन आता है, चिप्स के पैकेट, आप लोगों ने अंकल चिप्स कुरकुरे वगैरह खाए होंगे, उसकी थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। बचपन में चोट हो जाती थी मेरे साथ, तो कि मैं देखता था पैकेट जितना बड़ा रहता था ना, जैसे अंकल चिप्स का पैकेट आता था बड़ा सा, तो मैं वो ले लेता था, मैंने कहा इसमें तो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे उसको फाड़ता था मैक्सिमम अमाउंट के अंदर तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी रहती थी, चिप्स निकलते थे थोड़े से, पेट ही नहीं भरता था उससे, तो बहुत ऐसे बुरा लगता था कि यार ये तो चोट हो गई। तो वो क्या, किस लिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं, सिंपल सी बात, नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं वो, ताकि उस खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सके। नाइट्रोजन गैस क्योंकि अक्रिय होती है, क्रिया करती नहीं है खाद्य पदार्थ से और उसको खराब होने से बचाती है, मतलब विकृत गंधता से उसकी रक्षा करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, वैक्यूम पैकिंग या नाइट्रोजन गैस भर के पैक करना। वैक्यूम पैकिंग मतलब बाहर की जो वायु है वो अंदर ना जाए। आगे उत्क्रमणीय रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल अभिक्रिया में अंतर बताइए। देखो ये बात वैसे आगे आती है, आगे थोड़े जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, पर छोटी छोटी सी बातें, ये थोड़े थोड़े वर्ड्स आपको डिफाइन होने चाहिए, समझ में आनी चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि वर्ड्स क्या है। उत्क्रमणीय जिसको के अपन बोलते हैं रिवर्सिबल, और अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल को रिवर्स वर्ड पकड़ो, रिवर्स मतलब जो पीछे जा सकता है, इरिवर्स जो पीछे नहीं जा सकता। मतलब सिंपल बात, अगर कोई अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारक से सिर्फ उत्पाद बनते हैं तो वो कैसी अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल। पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया है, वो रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उत्क्रमणीय रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऊपर इस वाले साइन से लिखते हैं, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, ठीक है, इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। आगे अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है और वापस नहीं होती, मतलब जिसमें सिर्फ अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, उत्पाद से अपने अभिकारक अपन नहीं बना सकते, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, अनुत्क्रमणीय। इसके लिए अपन सिर्फ एक ही निशान दर्शाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय का साइन है और ये अनुत्क्रमणीय का। क्वेश्चन नंबर 10, अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट में अपन इसको लिखते हैं पीपीटी, ठीक है, पीपीटी प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तो जब दो गोलों की अभिक्रिया से, जब अपन ने क्या करा, दो लवण के जलीय विलयन लिए, दो लवणों के जलीय विलयन लिए, और मैंने आपको बताया था ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक आयन उधर और दूसरा आयन इधर, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। तो जब दो गोलों की अभिक्रिया से, जब दो घोलों की अभिक्रिया से या दो लवणों के जलीय विलयन की अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। देखो अघुलनशील, जो भी चीजें घुलनशील नहीं होती है, अघुलनशील, और अघुलनशील चीजें कहाँ बैठ जाती है, एट द नीचे बैठ जाती है। अरे अपने कंटेनर में नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठ जाएगी मतलब उसने क्या बना लिया, अवक्षेप का निर्माण कर लिया, प्रेसिपिटेट का निर्माण कर लिया। तो जब दो गोलों की अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप बनता है, उदाहरण Na2SO4 अपना सोडियम सल्फेट, उसकी अभिक्रिया करवा दी अपन ने BaCl2 के साथ अपना बेरियम क्लोराइड, तो क्या बना BaSO4 जिसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, देखो बेरियम सल्फेट, ये नीचे का एरो क्या बता रहा है, नीचे का एरो बता रहा है कि BaSO4 PPT बनाता है, BaSO4 PPT बनाता है, अवक्षेप बनाता है। और कौन सा अवक्षेप बनाता है, तो ये सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड। देखो इस अभिक्रिया को एक बार समझना, Na2SO4 जो कि अपना सोडियम सल्फेट है, उसकी अभिक्रिया अपन ने किससे करवा दी, BaCl2 के साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में करवा दी। अब यहाँ पे देखना
क्लोरीन के साथ कौन है, BA, के साथ कौन है, Na। अब क्या होगा पता है, ये सोडियम आ जाएगा क्लोरीन के पास में और बेरियम चल जाएगा SO4 के साथ में। तो Ba ने SO4 के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, BaSO4। BaSO4 के लिए मैं नीचे वाला एरो बनाऊंगा, नीचे वाले एरो का मतलब क्या बन रहा है, PPT बन रहा है। PPT को अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। अगर यही ऊपर की तरफ एरो मतलब गैस रिलीज हो रही है, ऊपर की तरफ के एरो का मतलब गैस रिलीज हो रही है, नीचे की तरफ के एरो का मतलब अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो जो SO4 सोडियम के साथ था, आज वो SO4 BA के साथ है, ठीक है। बेरियम सल्फेट बन गया प्लस Na और Cl, ये मिलके क्या बना लेंगे, Na और Cl मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, इधर SO4 पूरा, इधर SO4 पूरा, सोडियम 2, क्लोरीन 2, ये रिएक्शन बैलेंस। और इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट बोले तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट बोले तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। और BaSO4 का कौन सा कलर होता है, BaSO4 अपने व्हाइट कलर का होता है। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। तो Nl2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड से करवाई तो बना बेरियम सल्फेट श्वेत कलर का, और साथ में निकला अपना सोडियम क्लोराइड। और इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीकरण, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन। रिडक्शन में अंतर समझिए। देखो अपन ने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, आपको पता हो तो रेडॉक्स। इस रेडॉक्स में रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, OX का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिसमें दोनों होती है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलते हैं। इन्होंने कहा ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर समझिए, ठीक है, बता देंगे। ऑक्सीकरण देखो, सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन जिसको कि अपन बोल देते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है, तो सिंपल बात, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अब अपन पढ़ेंगे रिडक्शन, दो अंतर काफी अभी के लिए। रिडक्शन जिसको अपन बोलते हैं अपचयन, इसमें क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। एक और बात बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इधर अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ये वाला अंतर भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। अपचयन क्या है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, खत्म बात। ऑक्सीकरण में याद रख लेना, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। अपचयन में उसका उल्टा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स वगैरह में। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को उदाहरण और समीकरण से समझाइए, ठीक है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे ऊष्मा के आधार पर ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सारी कुछ अभिक्रियाएं के प्रकार थे जो अपन ने पढ़े थे। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवा रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अभिक्रिया का एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का क्रिया करके सिंगल उत्पाद बनाना, एकल उत्पाद का निर्माण करना। तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है और एकल उत्पाद बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक प्रकार की अपने संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, किसी एकल अभिकारक का टूट के 2 या मतलब 1 से ज्यादा उत्पाद बनाना, 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बना लेना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो CaCO3 को जब अपन ने हीट किया, इसको तोड़ा, तो ये किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड, Ca और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये एक प्रकार की अपने वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन, ये वियोजन। संयोजन में क्या, 2 पदार्थ जुड़ के एक उत्पाद बना रहे हैं। वियोजन में एकल अभिकारक का टूट के 2 उत्पाद बनाना। समझ आ रही है बात, इधर चीजें टूट रही है, इधर चीजें बन रही है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी, या अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। तो अपने जिंक की अभिक्रिया किससे करवा दी, CaO4 के साथ में। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील था किससे, कॉपर से। जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा थी मेरे बच्चों, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा थी। वापिस से ट्रिक लिख देता हूं, आज आपको याद हो गई होगी। कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, ठीक है। कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, ठीक है। कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर। ये अपनी क्रियाशीलता श्रेणी है, देख लो आप। एक रहा अपना जिंक और ये रहा अपना कॉपर। जिंक और कॉपर में देखो, ये वैसे 4 एलिमेंट इधर आएंगे, ये 4 एलिमेंट कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके नीचे है ये जो 4 एलिमेंट है ना, Cu, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी और अपना कॉपर। तो देखो जिंक और कॉपर में कौन है जो ऊपर है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है।
अरे जिंक ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो देखो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से क्या है, ज़्यादा है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। तो जो Cu SO4 के साथ था, आज Cu अकेला और जिंक अकेला था, आज वो SO4 के साथ है। इसका मतलब यहाँ पे विस्थापन हो गया, कॉपर को जिंक ने विस्थापित कर दिया। आगे द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होगा। अभी मैंने आपको बोला सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाई, तो मैंने कहा BaSO4 और साथ में निकलेगा NaCl। तो जो SO4 Na के साथ था, आज SO4 Ba के साथ है। मतलब देख लो, Ba जो क्लोरीन के साथ था वो आज BaSO4 के साथ है, और जो सोडियम SO4 के साथ था वो सोडियम क्लोरीन के साथ है। मतलब यहाँ पे आयनों का, देखो सोडियम इधर चला गया और बेरियम इधर आ गया, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो गया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाई तो बना Zn और साथ में CO। देखो कार्बन इस ऑक्सीजन को ले गया। कार्बन एक तरीके का क्या होता है, कार्बन एक अपचायक होता है। कार्बन क्या होता है, अपचायक। प्रूव करते हैं, देखो इसको प्रूव करते हैं। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दी कार्बन से, तो एक बना Zn और एक बना CO। मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि कार्बन एक अपचायक है, ठीक है। मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि कार्बन एक अपचायक की तरह यहाँ पे काम करता है। तो देखो कार्बन अपना क्या कर रहा है, पहले कार्बन अकेला था, आज कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। मतलब यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है। मतलब जिंक का क्या हो रहा है, Zno का Zn में अपचयन हो रहा है। सुनते जाना मेरे बच्चों। तो कार्बन अपना ऑक्सीकरण कर रहा है, तो दूसरों का भी करेगा अपचय, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक, ठीक है। वापस सुनो, कार्बन अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, तो दूसरों का क्या करेगा, अपचयन, और जो काम दूसरों के साथ करता है वो वही कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। Zno पे आते हैं, Zno अपना क्या कर रहा है, अपचयन, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे Zno क्या है, ऑक्सीकारक है, और कार्बन क्या है, अपचायक है। देखो सुनना बच्चों ध्यान से, 4-5 बातें बोल रहा हूँ। Zno जिंक में अपचयित हो रहा है, कार्बन CO में ऑक्सीकृत हो रहा है, या ऐसे बोलो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, Zno का अपचयन हो रहा है। Zno यहाँ पे ऑक्सीकारक है, कार्बन यहाँ पे अपचायक है। ये 4-5 कथन लिखे हुए आते हैं और पूछते हैं सही गलत। अभी जो मैंने सारे बोले एकदम सही कथन है। अगर मान लो ऐसा आ जाए कार्बन एक ऑक्सीकारक है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये बातें पता होनी चाहिए अपने को। आगे निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। Fe की वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। बैलेंस करते हैं जल्दी जल्दी। आयरन इधर 3 है, इधर भी 3 लगा देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने, 1 ही है, तो इधर मैंने 4 लगा दिया। हाइड्रोजन 4 × 2 8, इधर 2 ही है, तो यहाँ पे भी मैंने 4 लगा दिया। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इधर Fe कितने, 3, इधर भी Fe कितने, 3। इधर वाटर, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर हाइड्रोजन 4 × 2 8, इधर भी हाइड्रोजन 4 × 2 8। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगले पे चलते हैं। Na की वाटर से, सोडियम की अपन ने वाटर से रिएक्शन करवाई, सोडियम की अपन ने वाटर से रिएक्शन करवाई तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में अपने हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 और 1 3, इधर हाइड्रोजन 2 है, दिख रहा है ना, इधर हाइड्रोजन 2 और इधर 1, 2 और 1 3, उत्पाद साइड 3 है और अभिकारक साइड 2 है। तो मैंने क्या करा, इसके आगे 2 लगा दिया। 2 × 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। इधर हाइड्रोजन 2 है तो सोडियम के आगे कितना लगा देता हूँ, 2। इधर सोडियम के आगे 2 लगा दिए। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, चेक करना। इधर 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 2। इधर हाइड्रोजन 2 × 2 4, इधर 1 NaOH में 1 हाइड्रोजन, तो 2 NaOH में 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 × 2 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। आगे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस हो चुकी है, सॉरी करते क्या है, ये बैलेंस हो चुकी है। H2 + Cl2 गिव्स HCl। इधर हाइड्रोजन 2 थे, इधर क्लोरीन 2 थी, तो आगे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिए। 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। देखो सिंपल बात, 1 HCl में 1 हाइड्रोजन होता है और 1 ही क्लोरीन होता है, तो 2 HCl में 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 2 ही क्लोरीन होगा, खत्म बात। तो ये क्वेश्चंस भी अपन कर सकते हैं। आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बातें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अवक्षेप बनने को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अवक्षेप को अपन इस नीचे वाले एरो से दर्शाते हैं।
गैस को ऊपर वाले एरो से दर्शाते हैं, तो अवक्षेप को नीचे की ओर तीर, ये नीचे की ओर तीर जब भी आपको देखने को मिले, मेरे बच्चों ध्यान रखना, नीचे की ओर तीर जब भी आपको देखने को मिले तो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो अमोनियम क्लोराइड और KNO3, अमोनियम क्लोराइड ठीक है NH4Cl, और अपना KNO3 अपना पोटेशियम नाइट्रेट, इनकी जब अभिक्रिया करवाता है, ये भी एक प्रकार की अगर मैं बोलूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो NH4 ने NO3 के साथ मिलकर बना लिया अमोनियम नाइट्रेट और KNaCl के साथ मिलकर बना लिया KCl। अब अमोनियम क्लोराइड की जब हम KNO3 से अभिक्रिया करवाते हैं तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके उत्पाद बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। अब देखो इनको ऊष्मा लेके, ये ऊष्मा लेके उत्पाद बनाते हैं, और इन्होंने ऊष्मा कहाँ से ली होगी, कहीं ना कहीं बाहर से ली होगी। ये अगर ऊष्मा ले रहे हैं मतलब ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम नाइट्रेट से करवाते हैं तो बनता है KCl पोटेशियम क्लोराइड और साथ में अमोनियम नाइट्रेट। आगे विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो विद्युत अपघटन एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया, पढ़ाई तो अपन ने। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन 3 तरीके से कर सकते हैं अपन, डिकम्पोजिशन, एक लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जिसको अपन बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन, एक विद्युत की उपस्थिति में जिसको अपन बोलते हैं वैद्युत अपघटन, और एक ताप की उपस्थिति में जिसको अपन बोलते हैं तापीय अपघटन। ठीक है, तीनों अपने दिमाग में होने चाहिए। तो विद्युत अपघटन ये एक वियोजन अभिक्रिया है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वियोजन अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। जिसमें किसका उपयोग होता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। तो अपन वाटर का विद्युत अपघटन करके उससे क्या बना सकते हैं, जब अपन जल का क्या कर देते हैं बच्चों, जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो एक तो बनती है हाइड्रोजन और एक बनती है अपने ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 × 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन, इधर भी कितनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, खत्म बात। तो ये वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में यहाँ पे हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक करके क्या बना दिया, H2+O2 बना दिया। अगला क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड ZnO का रंग गर्म करने पर क्या होता है, तो ठंडा होने पर सफेद और गर्म करने पर पीला हो जाता है जिंक ऑक्साइड। अब आगे जाके आप जब 11th-12th में होंगे तो इसके पीछे का लॉजिक भी पढ़ने को मिलेगा आपको। अभी के लिए अपने को दिमाग में रखना है जिंक ऑक्साइड ठंडा होने पे कैसा हो जाता है, सफेद, और इसको गर्म करते तो कौन सा रंग का हो जाता है, पीला। तो क्वेश्चन आया जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर किस रंग का हो जाता है, तो अपन बोलेंगे जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर पीले रंग का हो जाता है। तो ठंडा होने पर सफेद, गर्म करने पर पीला। आगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर बताइए। अभी अपन ने एक डिफरेंस पढ़ा था, वापस से देख लो। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में होती है, इस चिन्ह से इसको दर्शाते हैं। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में होती है, इस वाले एरो से इसको दर्शाते हैं। N2+3H2 gives 2NH3। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ने मिलकर कौन सी गैस बना ली, अमोनिया गैस बना ली। ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक अपन बना सकते हैं। अनुत्क्रमणीय केवल एक ही दिशा में होती है, वापस नहीं होती है, केवल एक ही दिशा में होती है, वापस पीछे नहीं जाती है। AgNO3 अपना सिल्वर नाइट्रेट उसकी अभिक्रिया करवा दी NaCl से। ये भी एक प्रकार की, अब देखो चलो आपको कमेंट के अंदर आंसर करना है, इस अभिक्रिया को मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया का। आपको कमेंट में आंसर करना है ये अभिक्रिया जो है वो कौन से प्रकार को फॉलो करती है। AgNO3 की अभिक्रिया अपन ने NaCl से करवाई। ठीक है, इस वाले एरो का मतलब है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और इस वाले एरो का मतलब है मेरे बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये एरो का मतलब उत्क्रमणीय, इस वाले एरो का मतलब अनुत्क्रमणीय। केवल एक ही दिशा में होती है अनुत्क्रमणीय, दोनों दिशाओं में होती है उत्क्रमणीय। तो AgNO3 की NaCl से अभिक्रिया करवाई, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करवाई, तो Na ने NO3 के साथ बना लिया NaNO3 और Ag ने Cl के साथ बना लिया AgCl। और नीचे के एरो का मतलब है यहाँ पे क्या बन रहा है, PPT प्रेसिपिटेट बन रहा है। अगला, संक्षारण और विकृत गंधिता में अंतर बताइए। संक्षारण और विकृत गंधिता में अंतर बताइए। तो संक्षारण, धातुओं का नमी ऑक्सीजन से धीरे धीरे खराब होना, अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। धातुओं का ऑक्सीजन, नमी अथवा अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके धीरे धीरे अपघटित होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है। विकृत गंधिता, वसा तेल युक्त भोजन का ऑक्सीकरण होकर उसका स्वाद और गंध बदल जाना, स्वाद और गंध बदल जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे बासी चिप्स या कई बार खाने से अपने को स्मेल आने लग जाती है, मतलब वहाँ पे खाना खराब हो चुका है ऑक्सीजन की नमी की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन या अपन बोलें कि उसने क्या कर लिया, खाद्य पदार्थों ऑक्सीकरण होके
उनके स्मेल का चेंज होना ना, कलर का चेंज होना ना, और उनसे स्मेल आना बैड, मतलब वो खराब हो चुका, मतलब विकृत गंधिता वहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। वसा अथवा तेल युक्त भोजन का ऑक्सीकरण होकर स्वाद और गंध बदलना, जैसे बासी चिप्स। ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा सहित उदाहरण। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, अभी अभी अपन ऊपर देखा। अपचयन ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। उदाहरण दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स। CuO की H2 से अभिक्रिया कर भाई Cu प्लस H2O बना। अब देखो यहाँ पे एक बार देख के लेते हैं वापस से, CuO प्लस H2, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कर भाई तो एक बना Cu और एक अपने को देखने को मिला H2O। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचय। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़, पहले हाइड्रोजन अकेले था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो क्या ये बात सही है, कौन सी बात सुनना, CuO का अपचयन हो रहा है, यहां CuO का अपचयन हो रहा है, सही बात है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब सुनना, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीकरण कर रहा है तो दूसरों का क्या करेगा, अपचयन, तो ये क्या कहलाएगा, अपचय। इधर देखो CuO अपना क्या कर रहा है, अपचयन, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होकर एक नया अवक्षेप बनता है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच में, जब दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होकर अवक्षेप बनता है तो उसको अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक नया अवक्षेप या यौगिक बनता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसकी अपन ने अभिक्रिया करवा दी BaCl2 के साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो BaSO4 का मिलके BaSO4 बना लेना और Na और Cl का मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेना। आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, ये सोडियम SO4 के साथ पहले था, अब क्लोरीन, ये सोडियम चला गया क्लोरीन के पास तो बना लिया NaCl, ये Ba चला गया SO4 के साथ तो इसने बना लिया BaSO4, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और साथ में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अगला रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समीकरण सहित, तो ये अब ये क्वेश्चन अभी अपने ऊपर पढ़ा था, है ना, ये क्वेश्चन अभी अपने ऊपर पढ़ा था, आप जाके चेक कर सकते हो। संयोजन अभिक्रिया वापस से बता देता हूँ, दो पदार्थों का क्रिया करके, दो अभिकारकों का क्रिया करके एकल उत्पाद बनाना। वियोजन, वियोजन में क्या है, एकल अभिकारक का टूट के दो उत्पाद बनाना, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाना। CaCO3 टूट रहा है CaO प्लस CO2 में, तो वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ZnSO4 और साथ में Cu, द्विविस्थापन। आयनों का आदान प्रदान, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ऑक्सीकरण अपचयन, ZnO जिंक में अपचयित हो रहा है और CO में ऑक्सीकृत हो रहा है। अगला क्वेश्चन, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, ठीक है, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का अपन प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, देखो एक टेस्ट ट्यूब में आपको एक क्या ले लेना है, तनु अम्ल ले लेना है, उस तनु अम्ल में क्या कर देना है, जिंक के टुकड़े डाल देने हैं। देखो सुनना ध्यान से, क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर तनु अम्ल ले लो, उस तनु अम्ल में या क्या कर लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें जिंक के दाने डाल दो। अब उसमें जैसे आप तनु HCl डालोगे तो जिंक तनु HCl के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब एक गैस निकल रही होगी, जैसे आप उस गैस को जलाओगे तो वहां पे पॉप साउंड आएगी, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलता है। तो सुनना एक्सपेरिमेंट क्या है, टेस्ट ट्यूब में जिंक के टुकड़े लेकर, टेस्ट ट्यूब में जिंक के क्या ले लेने, टुकड़े ले लेने, उसके ग्रेन्यूल्स ले लेने, उसमें डाइल्यूट एस्टोसोफोर डाल सकते हो, डाइल्यूट HCl डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। डालने पर बुलबुले निकलते हैं और वो बुलबुले किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के। पर इसका आप टेस्ट कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो जलती हुई माचिस की तीली, एक माचिस की तीली को जला लेना, उस टेस्ट ट्यूब के वहां पे लेके जाना, तो जलती हुई माचिस की तीली पास आने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जलती हुई माचिस की तीली को जब हम पास लाते हैं तो वहां पे पॉप साउंड, मतलब एक तरीके से समझ लो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हाइड्रोजन गैस की पुष्टि करती है। मतलब उस रिएक्शन से अपने को, मतलब उस आवाज से पता चलता है, पॉप साउंड से, कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है। तो जिंक की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ में। जिंक की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ में। तो एक बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अगर मैं बोलूँ अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा 26 ही है। 26 वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है, तो FeSO4 को गर्म करने पर एक बनता है Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, और एक बनती है SO2 गैस, एक बनती है SO3 गैस। तो हरे रंग की क्रिस्टल, FeSO4 किस कलर का, हरे रंग का। CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन किस रंग का, नीले रंग का, ठीक है। कोई बोले कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस कलर का, नीले रंग का। FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन हरे रंग का, ठीक है। अब इस FeSO4 को क्या करा, हरे रंग की क्रिस्टल को गर्म करने पर भूरे लाल रंग के अवक्षेप, भूरे लाल रंग के अवक्षेप मतलब Fe2O3 में बदल जाता है। साथ ही जलने वाली गंधक की गंध,
बर्निंग स्मेल लाइक सल्फर, ठीक है, सल्फर जैसे सल्फर बर्न हो रहा है ऐसे स्मेल। तो जलने, साथ ही जलने वाले गंधक की गंध SO2 और SO3 के साथ, ये एक वियोजन अभिक्रिया है, मतलब ये भी एक प्रकार की डीकंपोजिशन वियोजन अभिक्रिया है। तो FeSO4 को जब अपन ने हिट किया, FeSO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो किसमें टूटता है, Fe2O3 में, साथ में SO2 एंड SO3। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन तो ट्राइऑक्साइड, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये अपना आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसको अपन बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये अपना फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड क्यों है, देखो Fe के ऊपर +2 चार्ज था, ऑक्सीजन पे -2 था, Fe पे +3 और ऑक्सीजन पे -2, इन्होंने आयनों का आदान प्रदान, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, Fe2O3। और Fe अगर +3 में है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। अगर Fe +3 में है तो उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, फेरिक बोलते हैं, ठीक है। और +2 में हो तो उसको फेरस बोलते हैं, ध्यान रखना। Fe अगर +2 में हो तो उसको फेरस बोलते हैं, और +3 में हो तो उसको फेरिक बोलते हैं। तो अपन ने बना लिया यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 एंड SO3, इसको आप फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, अथवा आयरन, एक और नाम लिख सकते हो, आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या लिख सकते हो, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये भी लिखा मिल सकता है, तब भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब Fe2O3, साथ में SO2 एंड SO3। तो ये अपन ने करे आपके टॉप 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। तो बच्चों फिर से एक बात बोल देता हूँ, मैंने आपको 3 चैप्टर कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो देखा तो जाके आप 3 चैप्टर खत्म कर सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल क्षार और लवण, धातु और अधातु, ऐसे कैसे। मैथ्स में भी सर ने आपको शायद 4 चैप्टर वहाँ पे कवर करवा दिए 10th क्लास के, जाके देखो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हो। आप अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकते हो हमारे साथ, तो हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। तो एक और बात, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दे रखी है, आप जाके व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लो, जो भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मिल जाएंगे। सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे लग नहीं रहे। और अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है और आप अपने दोस्तों की भी मदद करना चाहते हैं और इस समाज में आप भलाई फैलाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। लाइक करो, कमेंट करो, इसको शेयर करो, जो भी आपका फीडबैक हो बताओ। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर के चाहिए कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को डिस्कस कर दूंगा, पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। किसी टॉपिक में डाउट है टॉपिक बताओ, किसी चैप्टर में डाउट है चैप्टर बताओ, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन बताओ, आपके हर एक डाउट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, बस कमेंट करके आपका फीडबैक देना है, जो भी आपको डाउट है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो को शेयर करना है। बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे, जब भी आप अगली क्लास लेने आते हो तो आपको पीछे का पढ़ के आना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।